हेलो गाइस, आप सभी को एक्सप्लोसिव टीच पे स्वागत है। हम लोगों ने हिंदी के गद्य खंड के फर्स्ट दो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और उसके लेखक परिचय पूरा कर लिया है। और आज हम तीसरा चैप्टर जो कि संपूर्ण क्रांति है उसे लेकर आए हैं। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण है। कौन है संपूर्ण क्रांति के लेखक? जयप्रकाश नारायण है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। ठीक है। इनका जन्म स्थान सिताब दियरा गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। कहाँ फैला है इनका गांव? उत्तर प्रदेश के बलिया और सारण जिले में फैला है, बिहार के। ठीक है, मतलब बीच में है इनका गांव। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम बाउल था। क्या था इनके बचपन का नाम? बाउल था। आगे चलकर यह लोक नायक के नाम से प्रचलित हुआ है। अब प्रिंट हुआ है, यह लोक नायक के नाम से प्रचलित हुआ। किस नाम से प्रचलित हुए? लोक नायक के नाम से प्रचलित हुए। इनका माता का नाम फूल रानी एवं पिता का नाम हर्षु दयाल था। माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम क्या था? हर्षु दयाल था। ठीक है। इनकी पत्नी प्रभावती, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। यह क्वेश्चन आ सकता है कि प्रभावती किसकी पुत्री थी। अभी पिछले साल ही आया था। तो प्रभावती ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये अपना शिक्षा मतलब अपनी जो इनका शिक्षा था ग्रेजुएशन पटना कॉलेज से कर रहे थे, लेकिन बीच में ही असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत बिहार से ही हुई थी और इन्होंने उस आंदोलन में भाग लिए और उस आंदोलन का प्रतिनिधित्व भी किया था, और इस वजह से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर 1922 ईस्वी में इन्होंने शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। ठीक है। और ये इनका विचारधारा पूछता है तो ये मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा वहाँ ग्रहण की है। मतलब ये मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। ठीक है। अब इनका राजनीतिक जीवन देखते हैं। तो इन्होंने 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए। ठीक है। 29 में कांग्रेस में शामिल हुए। 32 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। 29 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिटी पार्टी का गठन किया। जेल से जब बाहर आए तो कौन सी पार्टी का गठन किया था कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस सोशलिटी पार्टी का। ठीक है। 1939 से 1943 तक इन्होंने दो बार जेल गए थे, 1939 में भी और 1943 में भी। ठीक है। 1942 में जब इन्होंने आंदोलन किया था तो उस समय इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। 1952 ईस्वी में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ठीक है। और 1974 ईस्वी में इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का, 1974 ईस्वी में। ठीक है। और उसके बाद ये जेल भी गए थे उस दौरान। इनके मार्गदर्शन से ही जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी का गठन इनके मार्गदर्शन से ही हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 20वीं सदी के भारत के प्रमुख समाजवादी विचारधारक क्रांतिकारी नेता थे। ये जो थे, ये 20वीं सदी के प्रमुख समाजवादी विचारधारा के क्रांतिकारी नेता में से एक थे। ठीक है। 5 जून 1974 ईस्वी में इन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक संपूर्ण क्रांति नाम का, मतलब जो आंदोलन उस समय चल रहा था 1974 ईस्वी में, उस आंदोलन का नाम था संपूर्ण क्रांति, और उसकी शुरुआत यही पटना के गांधी मैदान से हुई थी। और वहीं पे इन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और उसी भाषण के अंश हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्रांति। बिहार प्रदेश छात्र संघ समिति, मेरे युवक, मेरे साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिकों, भाइयों और बहनों। ये अपना भाषण शुरू करते हैं और बोलते हैं कि मेरे छात्र संघ समिति के मेरे युवक साथी, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक, भाइयों बहनों। अभी अभी रेणु जी, मतलब इनके पहले कोई बोलने आया होगा जिनका नाम रेणु था, तो रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं।
मतलब वो जब कविता पढ़ी थी, वो सबसे पहले इनसे पूछा गया था कि वो कविता सुनाए कि नहीं सुनाए। मैंने स्वीकार किया, इन्होंने स्वीकार किया कि सुनाया जाए, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियाँ और अभी हाल ही की बहुत दुखद स्मृतियाँ जागृत कर दी। मतलब वो कविता इनकी पुरानी स्मृतियों को जागृत कर दी है, पुराने यादों को जागृत कर दी है। इससे हृदय भर उठा है। ठीक है। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में अपने दो मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यह अस्पताल गए थे वेल्लोर के, तो किससे मिले थे? तो ये अपने मित्र ईश्वर अय्यर से मिले थे। ठीक है। वहाँ दिनकर जी और गंगा बाबू में मिलने आए थे। तो क्वेश्चन आता है कि वेल्लोर अस्पताल में इनसे कौन मिलने आया था? तो दिनकर जी और गंगा बाबू इनसे मिलने आए थे। ठीक है। बल्कि गंगा बाबू साथ ही रहते थे। और दिनकर जी बड़े प्रसन्न हुए देख के। इन्हें देख के दिनकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अभी हाल ही की अपनी कुछ कविताएं सुनाई। उन्होंने जो हाल ही में अपनी कुछ कविताएं लिखी थी वो इनको कविताएं सुनाई। मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, मेरी जितनी आशाएं आपसे लगी थी उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, नए नए आवाहन में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ। तालियां हरगिज़ न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। मतलब ये बात अपने भाषण दे रहे थे तो लोग बीच बीच में तालियां बजाने लगे। तो ये बात बोले कि तालियां भी मत बजाइए, मेरी बात सुनिए। आप मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे। मतलब आप मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा, मैं विचार हुंकारों से भरे होंगे। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि हम चिल्ला के भाषण नहीं देंगे। हम जो भी बोलेंगे वो हमारी बात ही चिल्लाएगी। मतलब हम नहीं चिल्लाएंगे, हमारी बात में इतनी शक्ति होगी कि वो ही चिल्ला के आपको बोलेगी। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। मतलब यहाँ पे वैसे विचार होंगे जिन्हें अमल करना तो आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। आप मतलब बलिदान देना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेल को भरना होगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो क्रांतिकारी विचार हम अभी देने जा रहे हैं इस पर अमल करना आसान नहीं है। इससे अमल करने पे आपको बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, ज़मीनों की कुर्कियाँ होगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। यह बोलते हैं कि यह जो है यह क्रांति है और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। दूर जाना है, दूर जाना है। मतलब ये बोलते हैं कि बिहार विधानसभा का विघटन ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एक बहुत बड़ा मंजिल है जिसके रास्ते में ये बिहार विधानसभा पड़ता है। दूर जाना है, दूर जाना है। आगे बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस शहर को जनता को जाना है उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी है। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अभी इस देश की जनता को कितने मीलों दूर जाना होगा उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी थी। जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने थे। ये सब बताते हैं कि कौन कौन उसमें कुर्बान हुए थे, हमारे शहीद हुए थे हमारे देश के आज़ाद कराने में। या तो फांसी पर लटक गए जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों में भर्ती रही। मतलब इस देश के स्वराज के लिए वो वो फांसी पे लटकें, वो लाठियाँ खाएं, वो अपनी जान गंवाएं। किस लिए? हमारे देश को ही बचाने के लिए, हमारे देश के ही आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है। मतलब उस समय जब ये भाषण दे रहे थे 1974 ईस्वी में, तब की बात बता रहे हैं कि अभी 27-28 वर्ष हो गया है स्वराज का, लेकिन अभी भी जनता करा रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत के।
बिना रिश्वत के कोई काम नहीं निकलता है। वैसे तो आज भी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत, बगैर रिश्वत का काम नहीं जनता का। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। मतलब जितने अन्याय हो वो सब जनता पे ही लागू हो रहा है। ठीक है, अन्याय किस पे लागू हो रहा है? जनता पे ही लागू हो रहा है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं, शिक्षक संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं। हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है तो गुलामी की शिक्षा, हमें जो शिक्षा मिलती है वो गुलामी की शिक्षा दी जाती है। वो उस समय जब भाषण दे रहे थे तब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरो खाना नौकरी के लिए। मतलब लोग शिक्षा पाकर भी दर दर ठोकर खा रहे हैं नौकरी के लिए। नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबों की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी पीढ़ी है पिछले वर्षों में। और यही स्थिति आज भी हो गई है भारत की। हमें नारे दिए जाते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन देश से गरीब ही हटाया जा रहा है। आगे बोलता है तो आज मित्रों, आज की स्थिति यह है कि, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्दों में सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। मतलब जब वहाँ पे वेल्लोर में मिलने आए थे दिनकर जी, तो उन्हें कुछ शब्द सुनाए थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। ठीक है, कौन? दिनकर जी की बात बोल रहे हैं कि जहाँ मिलने आए थे उसके बाद ही गोयनका के घर आ गए थे, रामनाथ जी गोयनका। ठीक है, रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने। 3 मिनट में। विडंगल नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, विलिंगडन नर्सिंग होम। ठीक है, सारा इंतजाम था वहाँ पे। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी की हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। मतलब ये मिल के आए, उसी रात दिनकर जी रामनाथ जी गोयनका के यहाँ चले गए, और रात को ही उनको हार्ट का दौरा आया, और 3 मिनट में उनको गोयनका जी ने अस्पताल लेके गए। अस्पताल का नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम, और वहाँ पे इनका डॉक्टर तैयार थे इनको इलाज करने के लिए। और हमारे पटना में 3 घंटे में भी डॉक्टर तैयार नहीं होंगे, और लेकिन दुख की बात है कि उनको बचा नहीं गया, और उसी रात उनकी निधन हो गई। ऐसी चोट लगी उनकी। यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौभाग्य जोशीला चेहरा याद आ गया। मतलब ये जो अभी कविता सुनाई थी वो किनकी कविता थी? दिनकर जी की ही कविता थी, और वो सारी बातें इनको याद आ गई। आज लगता है हमारे दो मित्र की कितनी कमी है। वो बोलते हैं कि आज हमें अपने दो मित्र की कितनी कमी खल रही है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा को जो वर्णन वह देते। मतलब बेनीपुरी के बारे में बताते हैं, बेनीपुरी के बारे में कि उनकी जो लेखनी में ताकत थी, आज के जुलूस का, मतलब आज जो यहाँ पे सभा हो रहा है, जुलूस हो रहा है, इस सभा का वर्णन वह देते। एक एक शब्द में अंगार होते, एक एक शब्द में अंगार होते। आज दिनकर जी की जो कविता लिखते, नए भारत के निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, शुरू प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती है। मतलब दिनकर जी शुरू से ही क्रांतिकारी कविताएं लिखते रहे अपने देश पे। ठीक है, लेकिन आज लगता है कि वो सारी कविताएं नवीन क्रांति के रूप में बदलने वाली है। लेकिन आज दोनों ही नहीं हैं। कौन कौन? बेनीपुरी और दिनकर जी, दोनों की बात बोलते हैं, लेकिन आज दोनों में से कोई नहीं है, ना ही दिनकर जी और ना ही बेनीपुरी। ठीक है, तो मित्रों, ये स्मृतियाँ जगी हैं और इनका भार हृदय पर है।
ये स्मृतियाँ इनको जगी है, इनके दिनकर जी और बेनीपुरी के बारे में बताएं, और इनका भार अभी भी इनके दिल पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया। मतलब बोलते हैं कि हम तो थक गए हैं, लेकिन आज मेरे कंधों पर एक बड़ी भारी भारी जिम्मेदारी आई है। ठीक है। और जिसे ये खुद नहीं मांग करते थे। मतलब ये जो इनको अध्यक्ष बनाया गया था वहाँ का, वो अध्यक्ष खुद नहीं बने थे। वो बताते हैं कि तरुण से छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ। मतलब छात्रों से बराबर कहते रहे हैं। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी, सबसे पहले इन्होंने चालू किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ, संचालक समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। मतलब ये बताते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हम अपनी समिति से बोलते रहे हैं कि हमारी सलाह ले लीजिए, हमारी सलाह ले लीजिए, युवकों को रोल दीजिए, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में यूथ को लाइए, हम दूसरी पीढ़ी हो गए हैं। मतलब ये बताना चाहते हैं कि अब हमारा एज ख़त्म हो गया है, अब यूथ जो है उनको अध्यक्ष बनाइए, वो अब संचालन करेंगे, अब हमारी पीढ़ी समाप्त हो गई है, दूसरी पीढ़ी आ गई है, अब नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य उनके हाथों में है। ठीक है। नई पीढ़ी आ गई है और देश का भविष्य उन नए पीढ़ी के लोगों के हाथ में है। उत्साह है आपके अंदर, आपके अंदर उत्साह है, शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, और आपके अंदर आप नेता बनिए। मतलब ये लोगों को मतलब जागरूक करते हैं, बताते हैं, उन अंदर से जोश भरते हैं कि आप में अंदर से उत्साह है, आप में शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आप अंदर से नेता बनिए। मतलब ये उनको अध्यक्ष बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम नेता बनेंगे, कोई बोले उसमें। मतलब ये चाहते हैं कि अब नया जो यूथ है वो नेता बने, अब उनका समय चला गया है। मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन में काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो छात्र थे उन्होंने बोला कि मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको ही इस का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। फिर स्वीकार किया इन्होंने, टालते रहा टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। जब वे वेल्लोर जा रहे थे उसके पहले उन्होंने उन जो छात्र इनसे नम्रतापूर्वक बोल रहे थे कि आप स्वीकार कर लीजिए अध्यक्षता, आप स्वीकार कर लीजिए, तो ये वेल्लोर जाने से पहले अध्यक्षता स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते समय अनुभव किया कि अयोग्य का, और नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया। ठीक है। परंतु छात्रों से भी आप सबसे यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मतलब अब बोलते हैं कि बस नाम के लिए हमको नेता नहीं बनना है, मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिकेक्ट करे पीछे से कि क्या करना है प्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि ये इनको नेता बना दिया जाए और पीछे से लोग बोले कि ये करो तो जयप्रकाश नारायण ये करेंगे, और बोला जाए वो करो तो जयप्रकाश नारायण वो करेंगे। ऐसा नहीं, इनको ये बोलना चाहते हैं कि हम नेता बनेंगे तो सारा काम हमारे हाथों में ही होगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, मैं सबकी सलाह, ये बोलते हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं। बात सुनिए। मतलब फिर बोलते हैं लोगों से कि तालियां मत बजाइए, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितनी भी ज़्यादा होगी, जितना भी समय मेरे पास होगा उसमें बहस करूंगा। मतलब छात्रों की बात सुनूंगा, उनसे बहस करूंगा, उनको समझूंगा, और अधिक से अधिक उनकी बात को मैं स्वीकार करूंगा। मतलब ये बोलते हैं कि उनकी सलाह तो हम लेंगे, लेकिन जो भी फैसला लेना होगा वो खुद हम लेंगे। ठीक है। आगे बोलते हैं, आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। मतलब ये बोल रहे हैं वही बात कि हम आपकी बात स्वीकार करेंगे, लेकिन जो भी फैसला होगा वो फैसला किनका होगा, जयप्रकाश नारायण जी का होगा। आगे बोलते हैं, इस फैसले को इसको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब
और ऐसा नहीं कि हम फैसला ले लिए और आप इसको नहीं माने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप हमको नेतृत्व दिए हैं तो आपको मेरा हर फैसला मानना होगा। ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे पर फैसला हम ही लेंगे, तभी यह क्रांति सफल होगी। और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। मतलब ये बोलते हैं कि अगर हमें आपस में बहस होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किस रास्ते पे चले गए हैं। ठीक है, ये आगे बोलते हैं, बहुत दिनों में सार्वजनिक जीवन में हूँ। बहुत दिनों से ये सार्वजनिक जीवन में है, बता रहे हैं अपना। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। 1921 ईस्वी में जनवरी के महीने में इन्होंने पटना कॉलेज के आईएससी के विद्यार्थी थे। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मतलब इनके दोस्त जो थे वो सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति, इनको भी छात्रवृत्ति मिलती थी। ठीक है, इनके जो दोस्त से छात्रवृत्ति पाते थे इन्हें भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थी, मतलब सब टॉप विद्यार्थी थे। और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया। उस समय गांधी जी के आह्वान पे इन्होंने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरे जीवन बीता। मतलब असहयोग आंदोलन जब इन्होंने किया उसके 1.5 वर्ष यूं ही इनके बीत गए। चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, माथुराव उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनके प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। मतलब इनको, ये साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे तो इनको राजेंद्र बाबू के, मतलब राजेंद्र प्रसाद जो थे उनके एक सचिव, मंत्री या मित्र कहिए जो कहिए, वो थे माथुराम उनके जमानत पे बाबू फूलदेव सहाय वर्मा। क्या नाम था उनका? बाबू फूलदेव सहाय वर्मा। उनके पास इनको भेज दिया जाएगा कि बाबू फूलदेव सहाय के साथ रहो और उनके लाइब्रेरी में क्या करो, प्रयोगशाला में प्रयोग करो और कुछ सीखो। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिला होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय के मिलती थी। मतलब महामन मदन मोहन मालवीय जी जो थे उनके मेरे हृदय में बहुत उनका आदर करते हैं, क्योंकि वो हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में तैयार नहीं थे और उन्होंने सरकारी रुपया से इनका विश्वविद्यालय में दाखिला कराया। स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मतलब वो जो स्कूल में इनका नामांकन कराया वह स्वतंत्र नहीं था, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय भी नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी थी आईए की। बिहार विद्यापीठ जो है उसमें इन्होंने आईए की परीक्षा दी थी। ठीक है, पास तो करना ही था, पास कर गया। इन्होंने बिहार विद्यापीठ में परीक्षा दी आईएससी की और इन्होंने पास कर गए। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था तब मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने। किसके भाषण सुने थे? स्वामी सत्यदेव, अमेरिका के बारे में उनसे सुना था। कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेत है और पिताजी नहर विभाग में जिलादार। इनके पिताजी क्या थे? नहर विभाग में जिलादार थे। बाद में रेवेन्यू असिस्टेंस हुए। क्या हुआ बाद में? रेवेन्यू असिस्टेंस। नॉन गैजेटेड ऑफिसर थे, नॉन गैजेटेड ऑफिसर। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेज सकें। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, मतलब उसके बाद ये जो असहयोग आंदोलन था वो अब ख़त्म होने पे आ गया था। चढ़ाव उतर चुका था, चढ़ाव पर था और उतर चुका, मैंने अब आंदोलन ख़त्म होने पे था। इसी बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, मतलब ये सोचे कि इसी बीच तब तक जाता हूं, अमेरिका से शिक्षा प्राप्त करके आ जाता हूं। इसलिए मैं अमेरिका गया। तभी अमेरिका गए। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। मैंने कुछ लोगों के बारे में बताते हैं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। मुझे आज वर्षों से गालियाँ देते रहे।
कुछ लोग, अरे कोई भी बड़ा आदमी होगा तो उसका कुछ ना कुछ लोग विरोध करेंगे ही। वैसे ही इनके भी विरोध करने वाले कुछ लोग थे, उनको इनको कुछ लोग गालियाँ देते हैं। और कोई भी बड़ा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई हो, सबको लोग गालियाँ देते ही हैं। कितनी गालियाँ मुझे दी गई, ठीक है। चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। इनको बोला, उन लोगों ने बोला कि ये अमेरिका में पढ़े हैं तो ये अमेरिका के दलाल हैं। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। और इन लोगों ने क्या निकाला कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई कार। यही कहावत या यही नारे इन लोगों ने निकाले थे कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। निक्सन उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, अमेरिका के बागान में इन्होंने काम किया। कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किए। बताते हैं कि कहाँ कहाँ हम काम किए थे। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाने हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे। मतलब ये कारखाने में काम करके कुछ पैसा छुट्टी के दिनों में कमा लेते थे और उसी से मिलके 3-4 विद्यार्थी मिलके आपस में खाना पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, कोठरी था उसी में बहुत लोग रहते थे। रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए। मतलब अब कॉलेज में जा रहे हैं तो कुछ भी पहन के नहीं ना जाएंगे, वहाँ पे कुछ कपड़ा चाहिए अच्छा, तो उस कपड़ा के लिए, फीस के लिए ये पैसा बचा लेते थे। और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्टा में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। मतलब अगर छुट्टी नहीं है तो रेस्टा और होटल में 1 घंटा वेटर का या बर्तन धोने का काम किया। तो शाम को रात का खाना मिल गया, तो वहाँ से शाम के मतलब रात का खाना वहाँ से मिल गया। दिन का खाना मिल गया, मतलब वहाँ काम किए तो दिन के या रात के खाना मिल गया। किराया कहाँ से मकान का हम लोगों को आया। मैंने अब बताते हैं कि किराया कहाँ से आया। बार बार 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, चारपाई नहीं थी इनके कमरे में। एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था। मतलब एक चारपाई है तो उस पर ही रहेंगे तो एक कोई अमेरिका लड़का भी रहेगा साथ में। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी, एक ही रजाई थी। इस गरीबी से पढ़ा हूँ, अपनी गरीबी बता रहे हैं। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में यह जो होटल के काम है उनको छोड़ कर के जूते साफ़ करने का काम, शू शाइन पॉलिश। मतलब जो इतवार के दिन है तो उस दिन ये काम, होटल वाला काम छोड़ के ये जूता पॉलिश करते थे और उससे कुछ पैसा कमाई होता था। और होटल में काम करके तो उससे ये अपनी पढ़ाई की। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का। वहीं असिस्टेंट हो गया 3 महीने बाद, बीए फाइनल करके उसी कॉलेज में असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का। ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, वहाँ पे क्या करने लगे, वहाँ पे एक ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। तो कुछ आराम से रहा। इसी बीच मैंने इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास, ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। मतलब बताते हैं कुछ लोगों के बारे में कि ये लोग मेरा इतिहास जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। आगे कहते हैं, अमेरिका में वस्कासिन में, मेडिसन में मैं घोर कम्युनिटी था। वहाँ पे घोर कम्युनिटी बने अमेरिका में ही। लेनिन का ज़माना था, उस समय लेनिन का ज़माना था। वह ट्रस्टस्की का ज़माना था। 1924 में लेनिन मरे थे, 1924 में लेनिन मरे और 1924 में ही ये मार्क्सवादी बने। तो क्वेश्चन आता है कि ये मार्क्सवादी कब बने, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। तो 1924 में ये मार्क्सवादी बने थे। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवादी थे, ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। और उस समय तक जितने भी मार्क्सवाद में ग्रंथ छपे थे, ये सब ग्रंथ उन लोगों ने पढ़ लिए थे। मतलब जयप्रकाश नारायण अपने बारे में कि हम लोग पढ़ लिए थे। रात रात को रोज़ एक रसियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। एक रसियन टेलर था, उसके यहाँ ये लोग क्लास लगाते थे। और वहाँ सब जब भारत लौटा था घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, और जब अमेरिका से भारत आए तो एक घोर कम्युनिस्ट थे, ठीक है। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिला हुआ,
और कम्युनिस्ट होते हुए भी इन्होंने कांग्रेस में दाखिला लिया। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिला हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। मतलब ये बताते हैं कि लेनिन से इन्होंने सीखा था कि अगर वहाँ का कोई कम्युनिस्ट पार्टी है तो अगर वो देश गुलाम है तो वहाँ के आज़ादी से वो अब खुद को पार्टी अलग नहीं रख सकता है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हुआ। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी के भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, बुर्जुआ क्लास जो होते हैं लोग, वो लोग इस कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट में रहते हैं लोग। उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्ट अलग नहीं रहना चाहिए। चाहे किसी के हाथ में हो लेकिन कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए। अपने को आइसोलेटेड नहीं करना चाहिए। अपने आप को मतलब आइसोलेटेड माने अलग नहीं करना चाहिए उससे। ठीक है, आगे बोलते हैं। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। मतलब इस सरकार के बारे में वो कहना चाहते हैं कुछ। आज से 3 दिन हुए, 3 दिन पहले गुफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले गुफूर साहब। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए थे। गुफूर साहब मिलने आए थे, उसके 2 दिन बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी के नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनसे लेकर दीक्षित जी से नीचे जितने लोग थे वो लोग डेमोक्रेसी का सबक इनको सिखाते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। इनमें से किसी को अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। मतलब ये कहते हैं कि इन लोगों में से किसी को हक नहीं है कि वो इनको लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने का हिम्मत करते हैं। और इसकी हरकत देखिए, मतलब उन लोगों के बारे में बताते हैं कि वो लोग हमको शिक्षा देंगे। इन लोगों की हरकत देखिए, शर्मीय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। मतलब ये लोग देखिए बताते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये क्या कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं इनके आंदोलन में, तो हजारों लोग आ रहे हैं इनके आंदोलन में, तो प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं। कहीं के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं। ठीक है, कहीं रेल, कोई मतलब कुछ लोग रेल से आ रहे हैं, कुछ लोग बस से आ रहे हैं, कोई ट्रक के भाड़े पे लेकर आ रहा है, कोई डीजल खरीद के अपने बाइक से आ रहा है। ठीक है, जहाँ तक रोका है इनको, लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अन्याय कोई कारण नहीं है। मतलब जो लोग इनके आंदोलन में आ रहे थे उनको ये सरकार पीट रही थी, मार रही थी, उनको आंदोलन में आने से रोक रही थी, उनको गिरफ्तार कर रही थी। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। वहाँ तो इन लोगों को आंदोलन में आने से रोका जाता है और यहाँ आके इनसे मीठी मीठी बातें की जाती हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोलियां चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगा। मतलब वो लोग बोले कि कहीं लोग जेल तोड़ दे और उसके गोली चलाना पड़े, तब फिर बोल दिया कि नहीं, हम अब जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जब गोली चलाने की बात आई तो आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में डाइवर्सन हो जाए, मतलब गोली चल जाएगा, सब लोग बिखर जाएंगे, तो फिर आंदोलन का मतलब ही क्या आ जाएगा, रास्ता भटक जाए लोग, यह नहीं चाहते। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेते हैं। तो ये बिगड़े भी छात्र होंगे, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघ समिति के वहाँ जेल में हैं उनको जुलूस देखने के लिए ले आए। मतलब ये बोलने, उनसे बोलें कि जो जिनको गिरफ्तार किए हैं उनको दूसरी बिल्डिंग में लाइए खड़ा करके, और हमारे छात्र संघ का जो जुलूस निकल रहा है उस जुलूस का आप उनको दिखाइए। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेज़ सरकार के ज़माने में इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ होगा। मतलब ये नहीं जानते हैं कि अंग्रेज़ सरकार कभी भारतीयों के साथ, जब गुलाम था देश, तो ऐसे कभी हुआ होगा या नहीं।
लोग रेल से उतार दिए गए, मतलब लोगों को रेल से उतार दिए गए, बस से उतार दिए गए। टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे उनको उतार, मन जो बे टिकट था उनको भी उतार दिया गया, तो बेटिकट को कौन पूछता है। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट अपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जनता के अधिकार नहीं है कि यहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी, मतलब ये बताना चाहते, उन लोगों से पूछना चाहते हैं क्या डेमोक्रेसी में इतना भी जनता को अधिकार नहीं कि शांतिपूर्ण कहीं सभा करे, जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको पूरा अधिकार है। मतलब ये बताते हैं कि जनता के पास पूरा अधिकार है कि वो लाखों की संख्या में राज्यपाल के पास मदद मांगने जाए, असेंबली के सामने जाए, उनका पूरा अधिकार है। हिंसा करे तो दूर की बात, दूसरी बात है। मतलब अगर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तो इसका हक है, हिंसा का बात अलग हो जाएगा। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा